प्रधानमंत्री ने सेकंड जो इंडिकेट किया है वो बेनामी एक्ट को लेकर किया है, क्योंकि अभी भी माना यह जाता है कि इंडिया में जो एक्चुअल ब्लैक मनी है वो रियल एस्टेट में है, गोल्ड में है, इस तरह के इन्वेस्टमेंट है, और कैश में तो था ही, पर कैश तो खत्म हो गया, अब इन दोनों चीज़ों पे है। बेनामी एक्ट ऑलरेडी लागू हो चुका है 1 नवंबर से। इसमें नीति आयोग को क्या लगता है कि ये कितना बड़ा इस पे एक्ट कदम लेना चाहिए सरकार को ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए, और क्या किस तरह के कदम लेने चाहिए? इसमें हमने अभी कोई व्यू लिया नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता आपको, क्योंकि कोई। पर आप इस बात से एग्री हैं कि ब्लैक मनी रियल एस्टेट और गोल्ड में बहुत ज़्यादा इंडिया में है? नहीं, ये तो नॉन बात है, इसमें मेरा मानना है ना मानना कोई माने नहीं रखता, क्योंकि ये तो स्टेटिस्टिक्स की बात है, तो काफ़ी है। पर एक बात बताऊं आपको कि डिमोनेटाइजेशन के साथ ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट पे कोई असर नहीं पड़ा है। बिल्कुल, काफ़ी, क्योंकि जो रियल एस्टेट की प्राइसेस हैं वो काफ़ी ड्रॉप हुई हैं। तो जो ब्लैक मनी रियल एस्टेट में थी उसकी वैल्यू, या ब्लैक वेल्थ कहना चाहिए हमें, नॉट ब्लैक मनी पर ब्लैक वेल्थ जो रियल एस्टेट में थी वो भी घटकर 20% घट गई है अब। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक मनी पे प्रहार नहीं हुआ है डिमोनेटाइजेशन का, जो वो ब्लैक मनी जो रियल एस्टेट में थी उस पर प्रहार नहीं हुआ, उस पर भी डायरेक्टली नहीं हुआ पर इनडायरेक्टली प्रहार हुआ है कि उसकी वैल्यू घटकर 20%। तो बिल्कुल ये भी बूस्ट कर सकता है प्रधानमंत्री के उस एम को कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020 करता ही है। इसके बिल्कुल इससे हेल्प मिलनी चाहिए कि भाई आप लैंड प्राइसेस अगर कम हैं तो आप के कॉस्ट थोड़ी कम पड़ेगी, तो आप जो रिसोर्सेज आपके हैं उसको ज़्यादा हाउसेस को डिलीवर कर सकते हैं। दूसरी कुछ एक ये भी आई थी बात कि आपने मिला था किसी इकोनॉमिस्ट के साथ, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था, और यूनिवर्सल इनकम स्कीम पे बात हुई थी। क्या आपने उस तरह का कुछ सजेशन दिया है कि भारत में भी उस तरह की कुछ पॉलिसी लाई जाए? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, शायद ये कुछ अखबारों में गलत छापा गया है। मैं तो इनफैक्ट मेरा व्यू तो यही रहा है, मैंने कुछ इंटरव्यू में भी शायद कह चुका हूँ कि हमें जो भी करना है वो टारगेटेड तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से हमें आइडेंटिफिकेशन जो है पुअर का आसानी से हो पा रहा है। इसी तरीके से हाउसिंग की स्कीम अगर है, किसके पास हाउस नहीं है और किसके पास है, ये आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो सकता है आजकल। तो इसलिए टारगेटिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं सिंपल बात फार्मूला ये है कि आपके पास अगर कुछ पैसा गरीबों पर खर्च करने के लिए, और मान लीजिए 50% या आधे लोग जो हैं आप गरीब मानते हैं, तो अगर सभी को करेंगे, यूनिवर्सल करेंगे, तो हर इंसान को उस बेनिफिट का आधा ही जा पाएगा, जितना अगर पूरे को आप टारगेट करके आप सिर्फ 50% लोगों को देंगे तो वो जो है यूनिवर्सल के मुकाबले में दुगना दे सकेंगे आप जो है बोर्ड पॉपुलेशन है उसको। तो और हमारे रिसोर्सेज इतने अनलिमिटेड नहीं है आज की तारीख में। बिल्कुल, तो इस पे सरकार की पॉलिसी प्रधानमंत्री ने इंडिकेट भी है कि आधार के साथ लिंक किया जाए, कुछ किया भी गया, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को आधार के साथ लिंक किया गया। अभी 1-2 दिन पहले पेंशन्स को एनपीएस में बोला गया है कि नेशनल पेंशन स्कीम को भी आधार से लिंक किया जाएगा। आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा आधार एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जिससे कि गवर्नमेंट की सारी स्कीम को लिंक किया जाए? नहीं, ये तो प्रक्रिया चल रही है, और अब जो है लेजिस्लेशन भी लाया गया था, आधार लेजिस्लेशन, जिसके तहत ये कानून अब है कि सरकार जो भी कंसोलिडेटेड फंड से अगर कुछ खर्च किया जा रहा है किसी भी बेनिफिशियरी पर, तो आधार सरकार का हक है कि वो आधार नंबर ले सके। तो अब सारी जो स्कीम्स हैं सरकार की, उनको आधार कार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये तो एक बात हुई, राइट। दूसरी बात ये है कि किस फॉर्म में आप बेनिफिट देते हैं। सो ये डीबीटी जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाली बात, वो जहाँ तक हो सके की जा रही है, जिससे कि बेनिफिशियरी को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जा सके, पैसा सीधा बेनिफिशियरी को ही जाए। एक और जो सवाल चल रहा है कॉर्पोरेट टैक्स को, हालांकि वित्त मंत्री ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि उसको 25% पे लाया जाएगा, पर आपको क्या लगता है कि इस बजट में थोड़ा रेडिकल कट वहाँ होना चाहिए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए? आप नहीं, तो वो तो इसमें निर्णय है कि एग्जाम्पशन खत्म किए जाएं, और असल में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये निर्णय अनाउंस भी कर दिया है कि कई सारे एग्जाम्पशंस जो हैं, कुछ लिस्ट दी है उन्होंने 7-8 एग्जाम्पशंस की,
उनको ख़त्म किया जाएगा। तो अब मैं समझता हूँ कि पर उन्होंने ये कहा था कि 4 साल में इसको 25% फैलाया जाएगा। उसको फास्टर कर सकते हैं, उसको फास्टर करने से इकोनॉमी को ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है। फास्टर कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इस वक्त संभावना ऐसी है, एंड तो रेवेन्यू न्यूट्रल रहने वाला है, क्योंकि अगर आप एग्जेम्पशन साथ में ख़त्म करेंगे तो रेवेन्यू न्यूट्रलिटी अचीव हो जाएगी। सो अगर उसको करना चाहें तो हमें कर सकते हैं, बिल्कुल। एक और कंसर्न रहा था कैपिटल गेन्स टैक्स को लेके, वहाँ पे है कि एग्जम्पशंस मिलता है 1 साल के लिए। कुछ इकोनॉमिस्ट के और कुछ व्यू पॉइंट ये हैं कि उसे बढ़ा के 3 साल करना चाहिए। आपको क्या लगता है एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ नीति आयोग? मैं समझता हूँ कि अभी जो है मार्केट में बहुत फ्रेजिलिटी है, खास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो है इंटरेस्ट रेट्स के साथ को लेकर काफ़ी अनसर्टनिटी वगैरह है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज की करेंसीज पर काफ़ी असर पड़ा है इस बात का। लकीली हमारे रुपये पर इतना गहरा असर नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बारे में बहुत विजिलेंट है। तो पर किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए अगर इस फ्रेजाइल एनवायरनमेंट में अगर इस तरीके का कदम उठाया जाता है तो उसका जो है इन्वेस्टमेंट और रुपये की वैल्यू पर काफ़ी असर पड़ सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें समय, अगर कोई भी परिवर्तन लाना है तो बाद में लाना है, समय देखकर। अभी वो समय मुझे नहीं लगता कि सही है। एक आखिरी सवाल सर, आरबीआई की आपने बात की, ये कहा जा रहा है कि डीमोनेटाइजेशन वाले पूरे मुद्दे पे आरबीआई की इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी को काफ़ी धक्का लगा है। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ असल में, क्योंकि आरबीआई ने बहुत सॉलिड प्रोफेशनल जॉब किया है। आप इस बात को सोचिए कि इतनी करेंसी जो है प्रिंट करवा के और देश के कोने कोने में भेजना, और ये डेली बेसिस पर डे इन डे आउट, ये कोई मजाक की बात नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल कमेंडेबल जॉब है आरबीआई का। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट, कुछ फॉर्मर आरबीआई गवर्नर ये मान रहे हैं कि आरबीआई का काम मॉनेटरी पॉलिसी हैंडल करना है, आरबीआई का काम ये सब नहीं है। नहीं, पर मनी तो आरबीआई का ही हिस्सा है। अगर कुछ ये तो रूटीनली वैसे भी आरबीआई कई बार कुछ लिमिटेड सीरीज जो होती हैं उनको आइडेंटिफाई करके, जैसे 2005 से पहले के सारे नोट जो है इन्होंने फेज आउट किए थे। तो ये फेजिंग आउट तो इज़ अ नॉर्मल एक्टिविटी, एक्सेप्ट दैट कि ये वाला जो है ड्रास्टिक था। ये फेजिंग आउट, इसमें एक साथ जो है 500 और 1000 के सारे नोट्स का फेज आउट कर दिया गया। तो इसलिए उस हिसाब से ड्रास्टिक था। पर ये तो सेंट्रल प्लेयर है इस डिमोनेटाइजेशन, मनी डीमोनेटाइजेशन है, ये मनी की बात है। इसमें तो आरबीआई सेंट्रल प्लेयर है। बिना आरबीआई के प्ले के ये काम हो नहीं सकता। इसलिए इसमें मैं नहीं समझता कि कोई उसके आइडेंटिटी पे कोई असर नहीं पड़ा। आइडेंटिटी असर पड़ा है। और आरबीआई हमारी बहुत प्रोफेशनली रन इंस्टीट्यूशन है, एंड इट कंटिन्यूज टू बी रन वेरी प्रोफेशनली, एंड आई एम सर्टनली प्राउड ऑफ आवर न्यू गवर्नर आरबीआई एज वेल। सर जी, बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।